हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। आज हम देखेंगे सीरीज़ नंबर 4। ओके, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलरेडी हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ओके, आज 31 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी थायो अल्कोहल आर ऑल्सो नोन एज। आईपीएसी के अनुसार थायो अल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है? अब इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, थायो। ओके, मरकप्टन जो है इनका कॉमन नेम होता है और अल्कोहल तो हम लोग OH के लिए लगाते हैं, ना कि SH के लिए। तो थायो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ जाना वहाँ पर सल्फर की बात चल रही है। थायो अल्कोहल यानी कि अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन को हटा के सल्फर को लगा देना है, तो इसलिए इनको बोलते हैं थायो अल्कोहल, और ये अल्कोहल के सल्फर डेरिवेटिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोल रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड गिव्स। जब थायोल की क्रिया किसी मेटल ऑक्साइड से कराते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ में, तो वो क्या बनाता है? मरकप्टन बनाता है। भाई मरकप्टन तो इन्हीं का फॉर्मूला होता है थायोल का, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है कि थायोल ने मेटल ऑक्साइड के साथ में क्रिया करी और फिर से वही बना दे मरकप्टन, तो ये तो नहीं हो सकता है। मरकप्टल एल्डिहाइड, ओके देखते हैं अभी, थायासीटेट या मरकप्टाइड। तो देखिए इसकी जो रिएक्शन है कुछ ऐसे होगी। मान लीजिए हमारे पास में कोई थायो अल्कोहल है RSH। ओके, इसके दो मॉलिक्यूल लिए हमने, कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे HgO। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है RS का ट्वाइस Hg और प्लस H2। तो यहाँ पर ये जो बनता है इसको बोलते हैं मरकरी मरकप्टाइड। मरकरी मरकप्टाइड। तो जब भी किसी मेटल के साथ में या मेटल ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी थायोल की, तो वो क्या बनाता है? मरकप्टाइड बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SO3H ग्रुप हैज विच डायरेक्टिंग इफेक्ट? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो प्लस पैरा या फिर मेटा। देखिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट को हमें अप्लाई करना है। मेसोमेरिक इफेक्ट जिन्होंने नहीं समझा है कोई बात नहीं, उसकी शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है। दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं जो प्लस M इफेक्ट को शो करते हैं, और प्लस M इफेक्ट को वो शो करेंगे जिनमें जो एटम्स है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, सिंगल बॉन्डेड ग्रुप हो, जैसे कि OH हो गया या CH3 हो गया या NH2 हो गया या OR हो गया, या जितने भी हैलोजेंस है ये सब क्या शो करते हैं? प्लस M डायरेक्टिंग इफेक्ट को या प्लस M प्रभाव को शो करते हैं। तो अगर कोई इनमें से ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजता है या फिर पैरा पे। तो ये कौन से ग्रुप होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कहाँ भेजेंगे आने वाले ग्रुप को? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ओके, दूसरा होता है माइनस M इफेक्ट। ये उनमें पाया जाता है जो ग्रुप डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे कि SO3H। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है इसमें, ठीक। या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये बोल दीजिए जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं वे सभी माइनस M इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। या फिर एसिड ग्रुप हो गया COOH, या साइनो ग्रुप हो गया, ये सब। तो क्या करते हैं? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये भेजते हैं मेटा पे, तो ये मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट को शो करते हैं। इनमें से कोई भी अगर आता है सिंगल बॉन्डेड जो है तो वो ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो सिर्फ मेटा पे भेजेगा। जैसे ये हमारा सल्फोनिक एसिड ग्रुप, यहाँ पर ये पूछा था SO3H। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये कैसा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा? मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन पायरोल रिंग? इनमें से किसमें पायरोल रिंग नहीं पाई जाती है? पायरोल रिंग क्या थी? इस तरह की स्ट्रक्चर थी कुछ, और यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन चिपका हुआ था, इसको पायरोल कहते हैं। तो ये जो पायरोल रिंग होती है ये हमारे हीमोग्लोबिन में भी पाई जाती है, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लोरोफिल में भी पाई जाती है, क्लोरोफिल पत्ते में पाया जाता है। निकोटीन में भी पाई जाती है, तंबाकू में पाया जाता है।
कैम्फोर में नहीं पाई जाती, इसको हिंदी में बोलते हैं कपूर। तो कपूर में पायरोल रिंग नहीं पाई जाती है। बाकी इन तीनों में मिलेगी, क्लोरोफिल में भी होगी, हीमोग्लोबिन में भी होगी और निकोटीन के अंदर भी पाई जाती है। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, इनमें से सही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। समझते हैं इसको। पहले इनके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। भाई जितने भी कंपाउंड है केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, सभी चाहते हैं अपने आप को किसी भी तरह से स्टेबल कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो साइक्लिक कंपाउंड है वो चाहते हैं कि अपने आप को किसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अगर एक बार वो एरोमेटिक कंपाउंड बन गए तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कंपाउंड कुछ भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कंजूस लोग होते हैं, वो आसानी से अपना पैसा किसी को देते नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ या फ्लोरीन हुआ, ये जब जितने भी होते हैं ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहते हैं। जबकि जो दूसरे एटम होते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो आसानी से डोनेट कर देते हैं। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी अगर गेन हो गई तो स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। चलिए तो पहले इनका एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे, फिर स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले पायरोल देखते हैं। पायरोल में यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन और साथ में यहाँ पे एक लोन पेयर इसके पास में होता है। फ्यूरेन की अगर बात करें तो फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में दो दो लोन पेयर है, लेकिन इसके साथ इस तरह से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। और अगर थायोफीन की बात करें तो थायोफीन में सल्फर है और सल्फर के पास में दो दो लोन पेयर। अभी फिलहाल इनके पास में पाई बॉन्ड से जो नंबर है वो दो दो पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर रिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और चले जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये सारे के सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा कौन रिंग के अंदर। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा वो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। भाई जो कम कंजूस आदमी है वो आसानी से फिर भी अपने पैसे दूसरे को दे देगा, लेकिन जो ज्यादा ही कंजूस है, जो हमेशा पैसों को अपने से जकड़ के रखना चाहता है, वो आसानी से नहीं देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल देते नहीं किसी को। फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है और उसमें कहीं बाद में सबसे ज्यादा, तब जाकर बहुत बाद में सल्फर का नंबर आता है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की बात करनी है, क्योंकि तीनों ही है रिंग के अंदर। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यानी कि ये आसानी से रिंग के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा कंजूस है, तो वो आसानी से रिंग के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो सल्फर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा रिंग में, जिसकी वजह से एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये ज्यादा एरोमेटिक होगा। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये फिर भी अपना इलेक्ट्रॉन अंदर दे देगा। और ऑक्सीजन ये वाला जो है ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा, या फिर देगा भी तो बहुत मुश्किल से देगा ये। तो जो आसानी से दे देगा वो ज्यादा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर अगर हम देखें, एरोमेटिसिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा? थायोफीन। थायोफीन क्यों? क्योंकि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है। फिर उसके बाद में कम कंजूस पायरोल, और सबसे कम एरोमेटिक बहुत ही ज्यादा कंजूस फ्यूरेन। तो ये तो हुआ इनकी एरोमेटिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एरोमेटिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। एरोमेटिसिटी जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी के यानी जो कंपाउंड बहुत ज्यादा एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। चलिए तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल हमें उल्टा ही कर देना है कि फ्यूरेन सबसे आगे आ जाएगा, फिर पायरोल और फिर सबसे कम थायोफीन। थोड़ा सा चेंज होना है। देखिए थायोफीन और अगर फ्यूरेन की हम बात करें तो हाँ ऑर्डर सही रहेगा, लेकिन पायरोल को देख लेते चलो। देखिए जो पायरोल होता है अगर वो रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, रिंग में अगर इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से H+ का निकलना ईजी हो जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन इसको दे के चले जाता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है, और यहाँ से H+ को भी निकाल सकता है। तो यहाँ से H+ आसानी से निकल सकता है, जिसकी वजह से एज ए एसिड भी काम कर सकता है।
जो पायरोल है वो फिनोल के जैसा माना जाता है क्योंकि उसकी तरह ये H+ को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर पायरोल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? H+ की वजह से। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें हम, स्टेबिलिटी या फिर सॉरी हम तो स्टेबिलिटी हो गया और रिएक्टिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी भी ऐसी होगी, जो ज़्यादा एरोमेटिक है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉरी जो ज़्यादा एरोमेटिक है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, ये होगा जिसमें जितना ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा स्टेबल, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ओके, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पायरोल, क्यों? H+ की वजह से। तो पायरोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद में फिर वही लगा लीजिए एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी वाला ऑर्डर। अब इनमें से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन था? थायोफीन। ओके, तो पायरोल के बाद में जो नंबर आएगा वो किसका रहना है फिर? हाँ, थायोफीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो बीच में कौन आएगा फिर? फ्यूरेन आएगा। ओके, फ्यूरेन और फिर थायोफीन। समझे? जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक है वही सबसे ज़्यादा एरोमेटिक यहाँ पे कौन है? थायोफीन है। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम रहनी है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। अब बात चलती है पायरोल और फ्यूरेन में कौन होगा। तो पायरोल सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिव और फिर उसके बाद में फ्यूरेन का नंबर आएगा। वो इसलिए क्योंकि H+ को आसानी से डोनेट कर सकता है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू फॉर्म 2,4-मील पायरोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद पायरोल। अगर हमें 2,4-मील पायरोल बनाना है तो इनमें से किसकी रिएक्शन पायरोल के साथ में करानी चाहिए? देखिए, पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है पायरोल, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक। इससे हमें क्या बनाना है? 2,4-मील पायरोल बनाना है। तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे NH और यहाँ पे सेकंड पोजीशन होती है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो यहाँ पर 4-मील ग्रुप लगाना है, ये होता है 4-मील ग्रुप। तो हमें यहाँ पे CHO को जोड़ना है। तो CHO को जोड़ने के लिए हमें क्या कराना होगा? हमें रीमर-टीमर रिएक्शन करानी है, CHCl3 और KOH। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन इस पर कराई जाएगी, CHCl3 और प्लस 3KOH। तो उससे यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा, बाकी 3KCl निकल जाएगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, 3KCl, और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन देखिए। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इनमें से उस कंपाउंड को छांटना है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, इसके साथ में किसी भी कंपाउंड के साथ, और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन और पिरिडीन, इन सब में से अगर हम देखें तो जो पिरिडीन है, देखिए जो पिरिडीन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक। तो यहाँ पे इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पिरिडीन है क्या करता है? इसमें जो नाइट्रोजन है वो लगातार रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स खींचता रहता है, जिसकी वजह से रिंग के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। अब हम क्या कराना चाह रहे हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो उसमें जो रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है वो होता है R पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला वहीं जाना चाहेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि रिंग पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो गया, तो R पॉजिटिव उतना अच्छे से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। हाँ, अटैक कर लेगा, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिरिडीन जो है वो सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि पिरिडीन लगातार रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पर बहुत ही कम हो जाती है। और इसलिए हम जो 4 रिएक्शंस में होती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो या तो होती नहीं है या फिर होती है तो काफी मुश्किल से होती है पिरिडीन के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें से छांटना है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं। कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक वे हैं जिनके अंदर कार्बन हो कम से कम एक, और वो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए किसी मेटल के साथ में।
सोडियम मेटल हो गई, लेड हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया, उनसे डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपाउंड के अंदर मेटल भी है, कार्बन भी है, लेकिन वो डायरेक्टली ना जुड़कर उनके बीच में कुछ और एटम जुड़ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर हम देखें इसकी एथ लिथियम की, तो ये कुछ ऐसा होगा। इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये रहा। तो हाँ, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कार्बन भी है, लिथियम भी है, और दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। एक और होता है फ्रैंकलिन रिएजेंट, उसको बोलते हैं डाइइथाइल जिंक। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें ऐसे होता है, तीन कार्बन यहाँ पे हो, 2 कार्बन सॉरी कार्बन, और फिर ये जिंक, और यहाँ पे कार्बन, और इन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगे होंगे। तो यहाँ भी अगर हम देखें, कार्बन है और जिंक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिंक मेटल है और कार्बन है इसमें, और कार्बन और जिंक आपस में डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 कार्बन, सोडियम भी है इनके साथ, कुछ इस तरह से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे कार्बन भी है और मेटल सोडियम भी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि इनके बीच में घुसपैठ ही आ गया ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन अगर नहीं होता और ये डायरेक्टली जुड़े होते तब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। अब बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। टीएल इसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा इथाइल लेड। इसमें क्या होता है, 4 जो इथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली जुड़े होते हैं लेड से, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इन स्क्राउब सिंथेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट टू गिव क्विनोलिन। क्विनोलिन की जब सिंथेसिस कराई जाती है स्क्राउब सिंथेसिस के द्वारा, तो इनमें से कौन से कंपाउंड है जो आपस में रिएक्ट करके क्विनोलिन को फॉर्म करेंगे। तो देखिए, जो इसकी रिएक्शन है स्क्राउब सिंथेसिस की, वो कुछ ऐसी होती है। इसके अंदर एनिलीन लिया जाता है, एनिलीन होगा यहाँ पर NH2 ग्रुप। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी ग्लिसरॉल के साथ, CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ पे प्रेजेंस रखनी है कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 और थोड़ा सा इसको हीट करना है। तो उससे बनता है अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन, ये बनता है यहाँ पे। इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा सही वो होगा एनिलीन प्लस ग्लिसरॉल, इसका फॉर्मेशन होगा। चलिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमें प्रोडक्ट लिखना है इस रिएक्शन का। क्विनोलिन की NaNH2 से रिएक्शन कराई जा रही है, तो यहाँ पे Na पे प्लस और NH2 पे नेगेटिव लेना है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ही इस पर अटैक करेगा क्विनोलिन पे, ठीक, नेगेटिव वाला, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। देखिए, ये वाली जो पोजीशन है इसको अल्फा बोलना है और ये वाली बीटा रहनी है, और ये ऊपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं गामा पोजीशन। तो जैसे पीरियडिक में देखा था हमने, उसमें बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था और अल्फा पे किसका अटैक हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर ये है अल्फा पोजीशन, तो यहाँ पे किसका अटैक अच्छा माना जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का, और बीटा पे किसका अटैक अच्छा माना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है NH2 नेगेटिव, तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, सेकंड पोजीशन पे। देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7, इसका नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8, इस तरह से होता है। तो ये जो NH2 ग्रुप जुड़ेगा वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए।